I didn't have a normal childhood. My father passed away when I was 6 years old, and after that, हमारी जो जिंदगी की जो ये जर्नी थी वो उतनी इजी आसान नहीं रही। बजरंगी भाईजान जो फिल्म आई थी उसमें जस्ट टू बी पार्ट ऑफ द क्राउड एंड I didn't get the part of being in I think a people जहाँ पे 1,000 लोग 2,000 people were there, उसमें से मैं चूज नहीं किया गया। आई डोंट नो व्हाई, तो दैट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग। पहले मैं उससे मिला था, मुझे लगा बहुत ही इंट्रोवर्टेड है वो है भी, बट उसका ऐसा है कि अगर वो किसी के साथ उसकी बन जाए तो फिर वो बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड है। कभी कभी होता है ऐसा, आई थिंक उनका कुछ अपना रहा होगा, बट एट दैट पॉइंट आई फेल्ट कि व्हाई इतना ज़्यादा वो उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं। मैंने उनसे जाके पूछा फिर प्रॉब्लम क्या है एंड वो मुझे देखने लगे, अच्छा तो मुझसे प्रॉब्लम पूछ रहा है। बट वो ईगो में लेते हैं ये सब चीजें। आई थिंक ईगो ही होता है। अगर आप हीरो देखोगे तो नॉर्मल एक शर्ट पैंट में है। हमारी जो लीड हीरोइन है नो मेकअप लुक है, और एवरीथिंग वेरी रिलेटेबल, एवरीथिंग इज रिलेटेबल। डायलॉग्स बिल्कुल रियल लाइफ की तरह नेचुरल कॉन्वर्जेशंस हैं, और बहुत ही बड़े बड़े मोनोलॉग्स, और वो रिदमिक टोन में जो हम लाइंस बोलते हैं वैसा नहीं है। तो बहुत कुछ अलग करने की कोशिश की गई है इस शो में, एंड आई कैन प्राउडली से कि एक अच्छा शो बना है। हाय, दिस इज अबरार काजी। आई जस्ट हैड अ वंडरफुल पॉडकास्ट विद सुभजीत, एंड आई होप कि आपको पसंद आएगा। प्लीज गिव ऑल योर लव and your views on this podcast, and I'll see you very soon. Thank you so much. Like, share and subscribe. All right, ladies and gentlemen, so I think जब पॉडकास्ट आप कुछ प्लान करते हो एंड विद पीपल विद whom you've been wanting for quite a long time, I think they say that revenge is best served cold, but I think revenge खाली नहीं, जो चीज़ आप बहुत टाइम से इंतजार करते हो वो अगर बहुत टाइम बाद एक्चुअली सक्सेसफुल होता है, then you feel very very happy and gratified in the best way. And I think ये पॉडकास्ट जो आज होने वाला है, जो आप लोग अभी देखने वाले हो, this is exactly something of that sort. मेरे साथ अभी मौजूद है अबरार काजी भाई, and I think you all are seeing him doing some fabulous work in whatever that he's doing right now, and also whatever he has done before. And most important fact, सबसे पहले हाईलाइट करो भाई का जिंदगी का पहला पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर पॉडकास्ट। मैं कितने टाइम से हम लोग ये प्लान कर रहे हैं। यस भाई, कि इट्स बीन लॉन्ग, आई थिंक ऑलमोस्ट अ मंथ। हाँ, हर बार कुछ ना कुछ हो रहा था, चीजें प्लान में नहीं बैठ रही थी, बट फाइनली आज पहली बार हम साथ में बैठे हैं। यस, ऑफिशियली इट्स माय फर्स्ट पॉडकास्ट। क्या बात है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि मैं आपसे आज अपनी लाइफ के बारे में, अपने काम के बारे में बहुत कुछ शेयर करना चाहूंगा। I hope कि it's interesting to the viewers. Absolutely भाई, 100% because I've interesting seen होगा। your channel. It's so interesting. The people on it, the podcast, बहुत interesting है सब कुछ। I hope उसमें से थोड़ा बहुत मैं भी। अरे नहीं भाई, थोड़ा बहुत नहीं, I'm sure you'll contribute to a great extent given the kind of life and career that you have had till now. मैं जानना चाहता हूँ, maybe I should begin and start with तू हीरे दिल में, right? The kind of, I think, good quality feedback that you are getting from the audience, बहुत easy नहीं होता to establish that in a television domain, right? Because जितना मैं समझता हूँ कि long hours of shoot रहता है, कभी कभी छुट्टी नहीं मिलता because that's the need of the hour. You almost have to sacrifice your personal life to a great extent, but वो sacrifices का फल भी मिलता है, right? And I think the kind of feedback जो आपको आपके current show के लिए मिल रहा है, all those sacrifices are coming into play for all the good reasons, है कि नहीं? Of course, क्योंकि after a long time मुझे एक ऐसे शो में काम करने का मौका मिल रहा है जहाँ पे मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि इस शो में ना चीज़ें बहुत ही अलग तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले तो परफॉर्मेंसेस की अगर हम बात करें,
the channel, the team, production house, everyone wanted actors who can perform naturally, जो एक किरदार को ऐसे निभा पाएं जो आप आम जिंदगी में देखते हैं। क्योंकि टीवी की आपने एक देखा होगा, एक लोगों के माइंड में एक ब्लॉक ये है टीवी के बारे में कि यार उसमें एक्टिंग अच्छी नहीं होती, उसमें लोग वैसे नहीं लगते जैसे रियल में होते हैं। बहुत सारी चीजें टीवी के बारे में लोग बोलते हैं, राइट। तो इस शो में हमने उस चीज को उस फीडबैक को लिया है एक्चुअली। और इसमें अगर आप देखोगे जो लोग हैं, जो किरदार हैं, वो रियल हैं, उनके कपड़े पहनने का ढंग रियल है। अगर आप हीरो देखोगे तो नॉर्मल एक शर्ट पैंट में है। हमारी जो लीड हीरोइन है, नो मेकअप लुक है। और एवरीथिंग वेरी रिलेटेबल, एवरीथिंग इज रिलेटेबल। डायलॉग्स बिल्कुल रियल लाइफ की तरह नेचुरल कॉन्वर्सेशंस हैं, और बहुत ही बड़े बड़े मोनोलॉग्स, और वो रिदमिक टोन में जो हम लाइंस बोलते हैं वैसा नहीं है। तो बहुत कुछ अलग करने की कोशिश की गई है इस शो में, एंड आई कैन प्राउडली से कि एक अच्छा शो बना है। जो मैंने खुद एक्सपेक्ट किया था वो एक्सपेक्टेशंस पे ये शो खरा उतरा है। एंड आई हैव गॉट द फीडबैक ऑफ द ऑडियंस आल्सो, जो बहुत ही पॉजिटिव है। ऑनलाइन इतने सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, आई कैन सी द एंगेजमेंट ऑन इंस्टाग्राम, ऑन अदर प्लेटफॉर्म्स, फेसबुक। हमारे जो भी वीडियोस हम पोस्ट करते हैं वो काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं उसमें। तो या द ऑडियंस इज लविंग इट आई थिंक, और इसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं कि शो अच्छा बन रहा है, और आई एम प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। तो आपका पैदाइश आई थिंक जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर में, राइट? जी। आई थिंक जिस टाइम पे आप पैदा हुए उस टाइम पे हालात, यू नो, आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफिकल सिचुएशन या पॉलिटिकल सिचुएशन, एक तनाव का माहौल था, टेंस माहौल था in the 90s, right? And for somebody who wants to achieve something beyond the boundaries of Kashmir, वो सपना देखना ही उस इंसान के लिए, the more he grows up, it becomes very difficult. Right. Because there's a lot of uncertainty around it, right? Yeah. Tell me about those early childhood days. What are the things perhaps that you miss, and what are the things that you don't miss? यार अगर मैं अपने चाइल्डहुड की बात करूँ ना, तो आई थिंक मैंने बहुत लोगों को ये बताया नहीं है, बट आज आपका पॉडकास्ट आई थिंक फर्स्ट टाइम मैं ये बता रहा होगा कि आई डिडंट हैव अ नॉर्मल चाइल्डहुड। माय फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज 6 years old, एंड आफ्टर दैट हमारी जो ज़िंदगी की जो ये जर्नी थी वो उतनी ईजी, आसान नहीं रही। मुश्किल था बचपन में। माय मदर, माय यंगर ब्रदर एंड मी, सिर्फ हम 3 लोग थे। एंड मम्मी ने हमें जितना वो कर सकती थी हमारे लिए किया, हमें किसी चीज़ की कोई कमी कभी महसूस नहीं होने दी। एंड एट दैट टाइम आई रिमेंबर द सिचुएशन इन श्रीनगर एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ कश्मीर, जैसा कि आपने बोला कि ठीक नहीं थे हालात। एंड हम लोग सुनते थे कि आए दिन कुछ चीज़ें कहीं हो रही हैं, बट फॉर मी, फॉर माई फैमिली, माई ब्रदर, मी एंड माई मदर, वी नेवर गॉट इनटू, मतलब हम एक अपने जोन में रहने वाले लोग थे। मम्मी ने हमें एकदम प्रोटेक्ट करके रखा था बाहर की दुनिया से, जैसे माँ अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो वैसे ही हम पले बड़े, और इसी चीज़ की बदौलत आई डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इनटू सिनेमा, बिकॉज आई वॉज नेवर द काइंड ऑफ चाइल्ड हु वाज वेरी आउट गोइंग, जो बाहर घूम रहा है, उसके बहुत सारे दोस्त हैं, जो खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। हमारा ऐसा नहीं था, बिकॉज हम जैसा कि मैंने कहा, मम्मी हमें प्रोटेक्ट करके रखती थी बाकी दुनिया से, कि बच्चे हैं, सिर्फ यही 2 बच्चे हैं, मम्मी और कोई है नहीं, हमारा परिवार में और कोई नहीं था। तो आई यूज्ड टू फाइंड माई एस्केप एंड हैप्पीनेस इन द शोज आई यूज्ड टू वॉच ऑन टीवी एंड सिनेमा। तो वहाँ से आई थिंक ये वो मोमेंट था जहाँ से मेरा इंटरेस्ट शुरू हुआ सिनेमा में, फिल्मों में। तो आप यकीन मानो कि मुझे बचपन से ही ये ख्वाब देखा था मैंने कि आई वांटेड टू बी एन एक्टर। एंड मैं और मेरा भाई, मुझे याद है हम बचपन में एक गेम खेलते थे, एक्टिंग। वाह। तो जैसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं,
कुछ भी खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हम एक्टिंग खेलते थे, और उसमें हम गेम ये था कि हम कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है, मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, और हम उस कैरेक्टर को लेके अपनी एक कहानी बनाते थे। एंड एज अ चाइल्ड आई थिंक योर इमेजिनेशन इज ऑल्सो ग्रेट। बच्चों की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती आई है। एग्री, जैसे आप एज करते हो आपकी इमेजिनेशन कम होने लगती है। बिकॉज यू गेट मोर प्रैक्टिकल अबाउट Yeah, लाइफ। yeah. तो वो चीज़ हम करते थे, और उसको लेके मैंने कभी छोड़ा नहीं वो ड्रीम बचपन से। मेरे सारे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स जानते थे कि यार इसको तो एक्टर ही बनना है, बिकॉज आई वॉज मोर ऑफ एन आर्टिस्टिक काइंड ऑफ अ माइंड। आई थिंक बचपन से मुझे पेंटिंग करने का बहुत शौक था, स्केचिंग करने का, ये मैथमेटिकल इक्वेशंस और ये सब मुझे समझ में नहीं आती थी ज़्यादा। तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तो वहाँ से मेरी ये जर्नी भी स्टार्ट हुई, और फाइनली मुझे याद है जब वो फ़ोन नहीं आए थे, जो पहली बार जिससे आप फोटो खींच सकते थे, या कैमरा वाला। उस कैमरा फ़ोन में 0.02 मेगापिक्सल का कैमरा होता था, उससे हार्डली फ़ोटो आप खींच सकते थे। मैं कोशिश करता था कि मैं उससे एक फिल्म बनाऊँ। आई यूज्ड टू ट्राई टू मेक शूट समथिंग विद इट, वाओ। विद माय कजिन्स, फ्रेंड्स। तो एक जुनून वहाँ से वहाँ तक मैंने अपना बरकरार रखा था, एंड ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स मैंने ये हमेशा, जब तक मैं मुंबई नहीं आया तब तक ये हमेशा मेरे साथ ही रहा, दिस पैशन। एंड आई थिंक उसी पैशन की बदौलत आज मैं यहाँ हूँ। आई थिंक आई सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्टेड इट। तो टच वुड। 6 साल की उम्र में लूजिंग योर फादर इज, मतलब अभी तो चलो बहुत साल हो गए। आई मीन लोग कहते हैं कि the trauma never really goes away, it's just that with time you learn how to deal with it and live with it, right? But उस time पे it must have been a huge setback, right? of course. And kudos to your, all my love to auntie, your mother, who handled both children and became extra protective, not just from a mother's point of view but also from a father's point of view, right? Double responsibility उनके ऊपर आ गया था, right? क्या क्या चीजें देख रहे थे अब जो आपकी मदर उस टाइम पे एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के कर रही थी आपके लिए, आपके भाई के लिए, विच मेड यू फील लाइक कि एक अंदर जुनून और बढ़ जाता है ना कि यार माई मॉम इज वर्किंग सो हार्ड फॉर अस, आई वांट टू गिव हर अ बेटर लाइफ। क्या क्या आप एक्स्ट्रा कर रहे थे उनको, मतलब देख रहे थे उनको करते हुए? I can truly say that my mother is the best mother in the world. सब बच्चे यही फील करते हैं, लेकिन मैं इसको सच में फील क्यों करता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, सच में। क्योंकि आई हैव स्टडीड इन द बेस्ट स्कूल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और वहाँ पर ऑल द ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टर्स उनके बच्चे पढ़ते थे, और उस वक्त मेरी मम्मी की जितनी सैलरी थी, द 90% ऑफ द सैलरी यूज्ड टू गो इनटू माय फीस एंड माय ब्रदर्स फीस, और बाकी जो बचता था वही बचता था। सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ sacrifices she made. Also, क्योंकि बच्चों को संभालना था, she used to take us to her office. She used to work. वहाँ पे हमको लेती थी, फिर ऑफिस में हम बैठते थे, फिर स्कूल से पिकअप करना, ऑफिस ले जाना, फिर वापस घर, बहुत कुछ करना, बहुत कुछ। एक अकेली मेरी मम्मी ने ये सब किया हमारे लिए, तो वो मुझे कभी भूलेगा नहीं जो मम्मी ने किया हमारे, मतलब बचपन तो जितना नॉर्मल हमारे लिए हो सकता था, मम्मी को जो कर सकती थी वो किया है, तो वी कैन नेवर फॉरगेट दैट। उसकी वजह से मेरे अंदर एक जुनून तो था ही कि मुझे अपनी फैमिली के लिए, अपनी मॉम के लिए कुछ कर दिखाना है, मुझे लाइफ में यार कुछ तो करना है, यार मुझे बड़ा बनना है। तो वो जुनून तो बचपन से ही था। एंड आई वाज आल्सो द एल्डर वन, जिसको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी थी। कई बार ऐसा ख्याल भी आया मेरे अंदर कि कैसे करूँगा मैं, मतलब यार मुश्किल लग रहा है। जैसे जैसे मेरी एज बढ़ी, आई वेंट टू कॉलेज में एक ऐसा फेज़ आता है हर एक इंसान की लाइफ में, जहाँ पर उसको चूज़ करना पड़ता है कि वो क्या करेगा अब लाइफ के साथ। यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि मुझे क्या बनना है यार, मेरा करियर, मेरा गोल, मेरा एम क्या है। तो हर एक नौजवान की लाइफ में ये सिचुएशन आती ही है। तो मेरा ऐसा था कि
क्या मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालूं या अपने पैशन को फॉलो करूं, ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए। और मेरा पैशन तो था फिल्म मेकिंग, एक्टिंग, डायरेक्टिंग, एवरीथिंग विद सिनेमा, मेरा प्यार था। बट मैं इसको परस्यू करके अपनी फैमिली को मतलब मुंबई आके सब छोड़ दूं या अपना स्ट्रगल यहाँ चालू करूं, वो मेरे लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन था बनाना। और मम्मी ने हम कभी भी हम ऑब्जेक्ट नहीं किया इस बात के लिए। शी नेवर सेड कि यू शुड नॉट डू दिस, यू हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो मेरे ही मन में था कि मैं शायद नहीं करना चाहूँगा। तो उसकी वजह से आई नेवर केम टू मुंबई टू स्ट्रगल। दैट इज माई स्टोरी एक्चुअली। मैं जो जितना कुछ कर सकता था मैं श्रीनगर में ही किया था मैंने। तो वहाँ से फिर किस्मत ऐसी घूमी कि आई केम टू मुंबई बिकॉज ऑफ माई फर्स्ट फिल्म दैट आई डिड, लैला मजनू। लैला मजनू 2018 you shot that या 17? We shot it in 16-17 16-17 and it released in 18। हाँ, तो वो सारी कास्टिंग वो सब श्रीनगर से ही हुई थी। shooting Shooting was also 90% of the shoot happened in Srinagar. Only a small portion was shot in Mumbai. I think उसके लुक टेस्ट करने के लिए मैं पहली बार मुंबई आया था। उससे पहले I never came to Mumbai। मैं नहीं सोच सकता था आना, बिकॉज मैंने अपने ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी कि मुझे I have to think of my family first। तो बट देन गॉड हैड अदर प्लान्स। उन्होंने कुछ ऐसा चक्कर चलाया कि मैं आज यहाँ हूँ, एंड जस्ट रियली थैंकफुल फॉर हाउ इट ऑल टर्न्ड आउट। सो जब आप लुक टेस्ट के लिए आए थे, लुक टेस्ट इज ऑल्सो नेवर रियली अ कॉन्फर्मेशन कि वो रोल आपको मिल गया है, राइट? इट्स जस्ट मतलब मोर और लेस यू आर शॉर्टलिस्टेड, बट आपको देखा जा रहा है, राइट? सो मुंबई आके पहली बार आई वांट टू अंडरस्टैंड कैसा लगा, बिकॉज you were holding on to your emotions of coming to this very city to try and struggle, right? But काम के वजह से आपको खींच के यहाँ पे आना पड़ा। I want to understand your emotions about maybe stepping down in Mumbai your very first day, and जब वो look test actually convert हुआ into the film, we'll talk about your shows after that. Tell me about your feeling then. Surreal। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आऊँगा, क्योंकि एक आपको डिसीजन लेना पड़ता है लाइफ का। मैंने उसको छोड़ दिया था उस चीज़ को। तो मैं आपको थोड़ा पहले से बता। जी बिल्कुल। मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। मैं हमेशा बनाता रहता था अपने वहाँ होम टाउन में। तो उसमें जो एक्टर्स थे उसमें से एक एक्टर एक लाइन प्रोडक्शन एजेंसी में काम करता था, और वो लाइन प्रोडक्शन एजेंसी वहाँ की लोकल एजेंसी थी जो वहाँ पर ऑडिशंस लेती थे। अगर कोई बाहर से कोई फिल्म मेकर आ रहा है, उनको कश्मीर एज ए लोकेशन यूज़ करनी है, तो वहाँ पर ऑडिशन करते थे। तो उसने मुझे बोला, यार तू वहाँ पे उनको एक ऐसा बंदा चाहिए हु नोज कैमरा एडिटिंग, यू नो ऑल दीज थिंग्स, और वहाँ पे ऑडिशन भी है होते हैं, तो इफ़ यू वांट टू ट्राई तो दे दिया करना ऑडिशन। तो मैं वहाँ चला गया एंड आई जॉइंड इन दी ऑफिस। ऐसा कुछ खास काम तो था नहीं वहाँ पर, बस ऑफिस में एडिटिंग, कोई वीडियोस वगैरह शूट करते थे। एंड आई रिमेंबर वहाँ पर जो पहला ऑडिशन मैंने दिया था वो था फॉर बजरंगी भाईजान, जो फिल्म आई थी। उसमें जस्ट टू बी पार्ट ऑफ द क्राउड, एंड आई डिडंट गेट द पार्ट ऑफ बीइंग इन आई थिंक अ पीपल जहाँ पे 1000 लोग, 2000 1000 पीपल वर देयर, उसमें से मैं चूज नहीं किया गया। आई डोंट नो व्हाई। तो दैट वाज रियली डिसअपॉइंटिंग कि मैं हार्ट ब्रेकिंग रहेगा, आई एम श्योर। तो क्योंकि जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू सी हाउ फिल्म्स आर मेड, सेट कैसा होता है, और ऑफ कोर्स सुपरस्टार सलमान खान कैसे दिखते होंगे सामने, ये सब चीज़ें मेरे माइंड में थी। तो ठीक है, वो एक डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस था। उसके बाद ऑडिशंस वहाँ होते रहते थे, तो मैं भी ट्राई करता था। तो बस ऐसे रैंडमली एक दिन मुकेश छाबरा जी की टीम आई थी वहाँ, तो लैला मजनू के ऑडिशंस चल रहे थे, उसमें उसके लिए मैंने ट्राई किया। तो जब मैंने अपना टेक
किया, मुझे उन लोगों ने एक पेपर दिया था, उसमें एक लाइन थी, आई थॉट आई एम सो लकी दैट आई गेट टू से दिस लाइन, तो मेरी फिल्म में कोई लाइन होगी। तो वो मैंने आई रिमेम्बर बहुत बार मैं बैठ के पढ़ रहा था उसको हर तरीके से, यार क्या मैं कोई गलती ना कर दूँ। एंड आई गिव द टेक एंड आई टोल्ड जो वहाँ पर जो ऑडिशन ले रहे थे, वैभव, अभी वो एंटी कास्टिंग चला रहे, उनको मैंने पूछा कैसा लगा आपको, अच्छा था क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। तो मुझे लगा कि नहीं यार तू तो गड़बड़ हो गई, उनका वो रिएक्शन नहीं मुझे मिला। बट एनीवे मैंने उस चीज़ को बारे में सोचा नहीं, फिर उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट कर दिया और फिर बुलाया फिर एक ऑडिशन के लिए। उस वक्त एक और टेक जब हुआ, एक और सीन दिया था मुझे, वो जब हुआ उसके बाद काफ़ी एक्टर्स थे वहाँ पे, सबको वो लोग एक पेज दे रहे थे कि आपका फिल्म में ये लाइन है, ये लाइन है। जब मेरी बारी आई मुझे बोला कि नहीं आपके लिए है नहीं, एंड आई वाज शॉक्ड। तो फिर उन्होंने मुझे पूरी बाउंड स्क्रिप्ट दी, बोला इसमें आपका पूरा Oh, it was actually the better thing. दैट वाज द टर्निंग पॉइंट मेरी लाइफ में कि यार ये कुछ हो रहा है अभी। तो जैसे आप लुक टेस्ट का आपने कहा कि उसके बाद मैं जब मुंबई आया पहली बार, मेरे लिए अलग ही एक्सपीरियंस था ये शायद, क्योंकि पहली बात तो जब मैं बाहर आया एयरपोर्ट से, यू फील दैट हीट, दैट मुंबई कश्मीर के कंपैरिजन में तो मतलब ह्यूमिडिटी और Yes, हीट yes. की बिल्कुल भी मुझे कोई भी अंदाजा ही नहीं है अंदाजा वहाँ ही नहीं पे। था। और आई रिमेम्बर मेरा फ्रेंड जो अभी मेरा बाद में फ्रेंड बन गया, तब तो ही वाज एडी इन द हाँ, फिल्म, तो तहूर उसका नाम। हम्म, तो वो मुझे दूर से वेव कर रहा था, तो मेरे पास आया, मैंने बोला भाई ये इतनी गर्म हवा कहाँ से आ रही है यार? एंड ही सेड कौन सी गर्म हवा? ये तो यही होता है यहाँ पे, यही है। एंड देन आई वेंट टू हिज होम एंड आई थॉट कि ठीक है घर चलते हैं उसके, बैठते हैं। तो मैं उसके घर पहुंचा, उसके घर में बैठा था, तो मैंने बोला ठीक है ये सीटिंग एरिया में हम तो बैठ गए, अभी घर के अंदर चलते हैं ना। तो उसने बोला कि नहीं यार यही घर घर है। मुंबई तो रियलिटीज। वो भी एक कल्चर शॉक था कि अच्छा ये यही है। बट या यहाँ पर काफ़ी अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती है। और जब मेरा पहला जब उनके ऑफिस गया मैं लुक टेस्ट करने, तो आई वॉज अ बिट नर्वस ऑल्सो, क्योंकि पहली बार मुंबई आया था और वो सब लोगों से पहले मिल रहा था। वहाँ पर मैं सब लोगों से मिला और आई थिंक उसी नाइट शाम को मैं इम्तियाज़ अली सर से भी मिला, और वो तो मेरे लिए कमाल का एक्सपीरियंस था लाइफ में, कि जिनकी फिल्में देख के हम इतना प्रभावित हुए हैं लाइफ में, उनको सामने देखना, उनसे बात करना, ये अलग ही एक्सपीरियंस था मेरे लिए। आई कैन नेवर फॉरगेट दैट। वो जब मुझसे मिले और इतने हम्बली मिले, ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो मुझे काफ़ी टाइम से जानते हैं, और मैं तो उनको देख के यार ये तो इन्होंने जब भी मैं रॉकस्टार, वो सब चीज़ें याद आ रही थी, क्योंकि ही इज़ जेन्युइनली वन ऑफ दोज फिल्म मेकर जिनको मैं दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ। जैसे कुछ फिल्म मेकर्स हैं जो मेरे फेवरेट हैं, अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, इम्तियाज़ अली सर, ये सब लोग दे आर लेजेंड्स। तो उनके साथ बैठना, उनसे बात करना, वो एक्सपीरियंस तो कमाल का था, कमाल। तो फिर मुझे लगा नहीं यार आई अराइव्ड समवेयर लाइफ में, कहीं पहुंच गया हूँ, कुछ तो कर लिया है मैंने। तो लुक टेस्ट हुआ और हमारी पूरी कास्ट जो थी उनके साथ मीटिंग हुई, एंड देन वी वेंट बैक टू श्रीनगर। और वहाँ पे पूरा आई थिंक 2 शेड्यूल्स में शूट हुई थी फिल्म, फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ, 25-30 दिन के दोनों शेड्यूल्स। बट ग्रेट एक्सपीरियंस, वहाँ से ही जर्नी शुरू हुई थी। एंड उसके बाद ये भी एक लक की बात है कि उसकी डबिंग करने के लिए मैं मुंबई वापस आया था। मैं आई नॉट शिफ्टेड टू मुंबई आफ्टर दैट, क्योंकि मैंने सोचा एक बार रिलीज हो जाए फिर देखूं क्या होता है। मैं वापस मुंबई में था, एंड आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मुकेश छाबराज ऑफिस। उन्होंने कहा कि एक सीरीज आ रही है द फैमिली मैन, उसके लिए आप टेस्ट करेंगे? मैंने बोला हाँ डेफिनेटली। तो वो टेस्ट किया, एंड बाय गॉड्स ग्रेस आपको वो पार्ट मिला। बहुत अच्छा पार्ट था वो। फर्स्ट सीजन में 3-4 एपिसोड्स। तो वहाँ से फिर एक्टिंग जर्नी शुरू हुई मेरी। बट आई एम लकी दैट आई बीन अ पार्ट ऑफ ग्रेट प्रोजेक्ट्स जो बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं लोगों को क्रिटिकली और
कमर्शियली भी कह सकते हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मुझे मिले स्टार्टिंग में। इनफैक्ट श्रीनगर कश्मीर से अगर मैं वर्किंग इंडिविजुअल्स के बारे में बात करूं, लैला मजनू में एक कॉमन फैक्टर आप हो, दिस फरहाना भट्ट एज वेल, यस, शी इज ऑल्सो डूइंग प्रिटी वेल आज के टाइम पे। या आप फरहाना से उसी टाइम पे मिले पहली बार, लैला मजनू के टाइम पे, बाद में मुलाकात हाँ, हुआ? उस वक्त में हमारी ब्रीफली मुलाकात हुई थी, उसके बाद ऐसा कभी मैं उनसे मिला नहीं, बट हाँ, आई हैव सीन हर ग्रो इन लाइफ। उनके इट मस्ट बी अ प्राउड फीलिंग दैट यू नो फ्रॉम अ फेलो कश्मीरी सीइंग अनदर, दैट फीलिंग तो होता होगा ना उनका। वो काफी अच्छा बिग बॉस में उनका रहा सफर, और अभी खतरों में भी आई थिंक। यस यस यस, यू फील प्राउड व्हेन समबडी फ्रॉम योर होम टाउन, और स्पेशली ना वहाँ के लोग थोड़े से अभी भी इस फील्ड में आने से थोड़ा हेजिटेंट है। यस, आई डोंट नो क्यों है ऐसा, बट होती हैं कुछ चीज़ें कल्चरली में भी, या उनका उनको वही लगता है कि काफ़ी दूर है मुंबई, वहाँ जाना। बट एक ख्वाब तो बहुत लोगों के मन में होता ही है, जैसे मेरे भी मन में था, वैसे बहुत लोग होंगे, एंड बहुत टैलेंटेड लोग हैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा मेहनती लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, और गुड लुकिंग तो है ही वहाँ के लोग। यस ऑफ कोर्स, आई थिंक अगर वो यहाँ आएंगे तो आग लगा देंगे, इंडस्ट्री थोड़ी सी हिल जाएगी, हिल जाएगी। बट आना चाहिए यार, आना चाहिए, बहुत लोग मतलब अच्छा काम कर सकते हैं यहाँ पे। I feel proud when somebody like Farhana and other people also from Kashmir. अभी एक UFC, not UFC, but एक fighter है, I think MMA, Uwais Yaqub. I've seen him. He has won some big fight. Brave करके एक fight है शायद, world wide MMA की बहुत बड़ी fight होती है. He has won that fight. He's also from Kashmir. So Wow. you feel proud when you see these people grow. और स्पेशली वहाँ से जहाँ के लोग मतलब काफ़ी दूर हैं, बाकी काफ़ी अलग रहे हैं, तो इट्स अ प्राउड मोमेंट ऑब्वियसली। तो आपको, बिकॉज राइट नाउ यू आर डूइंग अ डेली सोप विच इज ऑल्सो गेटिंग लॉट ऑफ लव, प्यार, आपका केमिस्ट्री भी जो है ऑन स्क्रीन प्रियांशी के साथ, दैट ऑल्सो वो फिट बैठ गया है थोड़ा सा अच्छे से। तो नाउ डू यू फील फ्रॉम इंडस्ट्री इनसाइडर्स जो होता है, आपको अभी वो महसूस कराने लगे कि भाई तू इधर का ही है, कश्मीर वगैरह मतलब भूल जा, इधर ही रहे, इधर ही काम कर? डू यू फील दैट अपनापन राइट नाउ फ्रॉम इंडस्ट्री इंडिविजुअल्स? या ऑफ कोर्स, मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई ऐसी जगह है जो हर एक को अपनाती है। यहाँ पे लोग जहाँ से भी आते हैं वो कहीं ना कहीं फिट हो ही जाते हैं, जैसे मेरे साथ भी ऐसा हुआ। और मोस्टली इस शहर की खासियत यही है कि अपने अंदर सबको समा लेती है। वैसी ही इंडस्ट्री है, यहाँ पे कोई आपका नहीं पूछता आप कौन हो, कहाँ से आए हो, बस आपको अगर काम आता है, आप अगर एक्टर हो तो किसी रोल में फिट हो, तो अब मुझे तो इतना टाइम हो गया इस इंडस्ट्री में, खासकर टीवी में तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया, एंड नाउ आई ऑल्सो फील दैट आई एम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस इंडस्ट्री। मतलब अब मैं यहीं का हो गया हूँ। अब मैं अगर मुझे ज़्यादा ठंड होती है तो मुझे बहुत लगने लगती है, पहले नहीं लगती थी। अकस्टम्ड हो गए हो। अब मैं इस वेदर से अकस्टम्ड हो गया हूँ। तो आई थिंक एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे एक लगातार काम करने का मौका मिला ही। पिछले आई थिंक 7-8 साल से तो लगातार मैं कर ही रहा हूँ, व्हिच इज ग्रेट। हाँ, तो आई फील ब्लेस्ड एंड ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे मौका मिला इतने लंबे अरसे तक काम करने का। तो हाँ, आई फील अभी तो आई बीन अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एंड आई फील कि हाँ मैं हूँ, यहीं का हूँ। मुझे अपने ये है चाहते एंड कुमकुम भाग्य के दिनों के बारे में बताओ, वेयर यू वर राइजिंग एज समबडी हु इज अ पॉपुलर फेस एक्सेट्रा, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा एक्टर है। टेल मी अबाउट दोज डेज, बिकॉज आई एम श्योर कि व्हेन देयर आर आल्सो अदर पीपल अराउंड हु आर आल्सो पॉपुलर इंडिविजुअल्स एक्सेट्रा, हो सकता है काम आप लोग सब एक लेवल पे कर रहे हो, बट कभी कभी किसी और का पॉपुलैरिटी शायद किसी और को आउटशाइन कर जाए, राइट? टेल मी अबाउट दोज डेज, what are the kind of best memories that you have from those two shows in particular? मुझे ऐसा लगा नहीं कभी, क्योंकि मैंने हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस किया, अपने काम पे। और मैं बस यही था मेरा कि भाई मैं मेहनत करूं, मुझे अगर स्क्रिप्ट दी जाए कितना बेहतर तरीके से मैं उसको रेडी करके अपना जो है स्क्रीन पे अपना काम करूं।
और ऑनेस्टली भाई मैंने कभी नहीं सोचा कि कोई ज़्यादा पॉपुलर है कोई कम पॉपुलर है, मेरे माइंड में था ही नहीं, बिकॉज जैसा कि मैंने आपको अपनी स्टोरी बताई, इट्स बिन अ जर्नी, अप्स एंड डाउन्स, मैं कहाँ से आया कैसे हुआ, मुझे वो सोचने का भी वक्त नहीं मिला, बिकॉज एक प्रोजेक्ट हुआ फिर दूसरा हुआ फिर तीसरा हुआ फिर चौथा हुआ। आई ऑलवेज फोकस्ड ऑन मी एंड हाउ हाउ डू आई इम्प्रूव माई ओन सेल्फ, माई ओन एबिलिटीज। तो उसमें ही था मैं हमेशा, एंड जो भी मुझे लोग मिले, खासकर मैं ये कहूँगा सबसे बड़ा क्रेडिट टू बालाजी टेलीफिल्म्स, टू एकता कपूर, जिन्होंने मुझे एक बहुत बड़ा चांस दिया, अपने शो का पार्ट बनाया, ये है चाहते हैं। एंड आई थिंक एक बहुत बड़ा ब्रेक था वो मेरे लिए। उससे पहले मैं एक शो कर चुका था, बट चाहते वाज दैट शो दैट एस्टैब्लिश्ड मी कि ये लड़का अब इस इंडस्ट्री में आ गया है, तो ही इज डूइंग गुड वर्क। एंड वो शो एक अलग लेवल पे चला गया था, इट वाज अमंग द टॉप 2-3 शोज ऑफ द कंट्री, वैसे ही रहता था वो टॉप पे। तो वो शो में जब मैं उस वक्त ये सोच ही नहीं रहा था कैसा जा रहा है क्या हो रहा है, आई वाज ऑलवेज फोकस्ड ऑन वर्क। और आई नेवर थॉट कि कौन कितना फेम है, बाहर क्या हो रहा है। और मेरा पर्सनैलिटी ऐसी है कि मैं ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ। आई एक्चुअली रन अवे फ्रॉम PR एंड ऑल दीज एक्टिविटीज़ जहाँ पर आपको एक खुल के आप सबके सामने आ जाते हो। मेरा हमेशा ऐसा रहता है कि यार अपना क्वाइटली काम करो, अच्छा काम करो, और काम ही बोलेगा, काम ही बोलेगा। लोगों को अच्छा लगेगा तो ठीक है, तो नहीं लगेगा तो आप और बेहतर करने की कोशिश करो। बट मेरे लिए फेम उतना इम्पोर्टेंट आज भी नहीं है, जबकि मेरे पास बहुत मौके आए हैं रियलिटी शोज का पार्ट बनने के, और बहुत चीज़ें, PR ये सब मैंने कभी नहीं किया, बिकॉज मैं ये शायद करने नहीं आया हूँ यहाँ पे। मेरा एक अलग गोल है, आपका फोकस सेट है जो आपको चाहिए जी उस पे। जी जी, आई जस्ट वांट टू डू गुड वर्क। मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट का पार्ट बनना चाहता हूँ, चाहे वो फिल्म हो, TV शो हो, या कुछ भी हो। मैं मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, मैं एक अच्छी फिल्म बनाना चाहता हूँ, मैं अच्छी फिल्म का पार्ट होना चाहता हूँ, किसी भी अच्छे काम का, जो लोग याद रखें, वो मेरा गोल है। गेटिंग फेम एंड बीइंग इन द न्यूज़, एक्चुअली वो मेरे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इनफैक्ट मेरे लिए तो वो, मैं उससे दूर ही भागता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार कभी मैं कहीं भी चला जाऊँ, नॉर्मली लोगों से मिलूँ, आम लोगों की तरह अपनी ज़िंदगी अभी भी मैं बसर करता हूँ और करना भी चाहता हूँ। तो आई थिंक दैट इज़ दैट एंड गोल दैट आई हैव। आपने एक चीज बोला कि बिकॉज अनफॉर्चुनेटली यू नो योर फादर पास्ड अवे एट अ वेरी Yeah. यंग एज, एज द एल्डर सन देयर वर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिसके वजह से आपका ब्रेन वाज डिवाइडेड इनटू टू फ्रैगमेंट्स। Yeah. एक फ्रैगमेंट वाज लाइक कि मेरा जो पैशन है इसको मैं चेस करूँ, Yeah. जिंदगी एक है, डू ऑल इट। Yeah. दूसरा है कि शायद मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, मैं रिस्क नहीं ले सकता, बिकॉज मुझे मेरे मम्मी का ख्याल रखना है, भाई का ख्याल रखना है, एक्सेट्रा, राइट। ये पूरा चीज ऑफ कोर्स एक मोमेंट तो आया था जब वो डिसीजन बना कि क्या करना है, बट उसको आने के लिए आई एम श्योर काफी टाइम लगा होगा, राइट। व्हाट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट जिसके बेसिस पे आपने वो डिसीजन फाइनली लिया कि मुझे ये करना है? I don't know the triggering point, but I do remember that day जब I had shot for Laila Majnu, Family Man, and I went back to Srinagar, and I thought, now what? Do I start my career as an actor, like a professional actor? I've done projects, but now would I make this my life? Because this is not an easy thing to get, है ना? Uncertainty है। अनसर्टेनिटी बहुत है, कुछ भी सर्टन नहीं है इस लाइन में। और आप एक ऐसी एज पे होते हो जहाँ पे आपको करियर डिसीजंस करेक्ट लेने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो वो मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट मोमेंट था। तो उस वो मुझे याद है, वो चूज़ करने से पहले मैंने अपनी माँ और अपने भाई दोनों को बिठाया और मैंने बोला, क्या करना है अभी बताओ आप लोग, मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं खुद से श्योर नहीं था। तो काफ़ी लंबी बातचीत चली होगी हमारी उस दिन, एंड फाइनली वी केम टू दिस कंक्लूजन कि ये करके देख लेते हैं, फिर आगे जो होगा वो होगा, लेट्स जस्ट, बिकॉज तब आई गॉट माई फर्स्ट शो फॉर कलर्स। एक शो मुझे मिला था, फॉर दैट आई हैड टू शिफ्ट परमानेंटली टू मुंबई,
तो देन थिंग्स चेंज। आपको अपनी पूरी लाइफ एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करनी होती है। तो वो एक पॉइंट था जहाँ मुझे लगा था कि यार मैं क्या, शुड आई रियली गेट इनटू ऑल दिस? बट देन आई थॉट नहीं, आई थिंक दिस इज माय कॉलिंग। मैंने बचपन से लेके अभी तक जो सपना देखा है, आई थिंक दिस इज द मोमेंट। यस, आई, इसके लिए मैं बना हूँ, मुझे यही करना है। कोई प्लान भी तो था नहीं वैसा। तो और वो मैंने लिया डिसीजन, एंड मेरे लिए सही वर्क किया। ऑफ कोर्स जिसके साथ होता है भाई वही समझ सकता है, बट कितना टाइम लगा टू एक्चुअली रिकवर मेंटली एंड गेट बैक टू नॉर्मल सी? लाइक आई मेंशन पहले भी कि कोई 100% रिकवर कर ही नहीं सकता, राइट? फादर्स लॉसेस, आई मीन उसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, बट लाइफ डजंट स्टॉप, नॉर्मल सी पे आना पड़ता है, राइट? कितना टाइम आपको लगा टू गेट इनटू दैट नॉर्मल फेज ऑफ लाइफ अगेन? बिकॉज 6 साल वेरी यंग फॉर एनी चाइल्ड, परमानेंट ट्रॉमा हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। Yeah, at that time I couldn't understand what was happening first. तो जब ये हुआ तो उसके बाद obviously लाइफ नॉर्मल नहीं थी। तो इट टुक, आई थिंक, बट उसमें सारा क्रेडिट अगेन गोज टू माय मदर, जिन्होंने कभी मुझे या मेरे भाई को ऐसा फील नहीं कराने दिया कि हमारी लाइफ में कुछ हुआ है, ऐसी कोई कमी है। शी ट्राइड टू मेक थिंग्स नॉर्मल क्विकली, टू गेट बैक टू नॉर्मल। तो मुझे आई थिंक मुझे 1-2 साल तो लगे होंगे जब वो सब भूलने के लिए। एंड देन आफ्टर दैट, क्योंकि मैं छोटा था, जब बच्चा होता है उसकी मेमोरी भी आई थिंक बहुत जल्दी आप चीज़ों से ओवरकम कर सकते हो। तो वही हुआ आई थिंक। और बट वही अगेन आई एम ग्रेटफुल कि ऊपर वाले ने ऐसी मदर को, एक ऐसी माँ को मुझे भेजा कि जिन्होंने इतने स्ट्रगल किए। तो मैं कभी भी उनका वो आई कैन नेवर बी मोर थैंकफुल। मैं कुछ कह नहीं सकता। तो शी शेप्ड अस, उन्होंने हमें, शी मेड मी माय ब्रदर द मैन वी आर। तो वही है। बट आई थिंक जो उस वक्त जो मैंने फेस किया, आई थिंक उसका ही अच्छा हो रहा है अब मेरे साथ। आई समटाइम्स फील दैट, एंड यू ऑल्सो फील कि यार मे बी देयर समबडी हु इज लुकिंग आउट फॉर यू, like your guardian angel. Maybe it's your father who is looking out for you. Who knows जितने ट्रॉमा आपकी लाइफ में ये सब जो हुआ है, अब एक अच्छे वक्त का वो स्टार्ट हो गया है, अच्छा वक्त स्टार्ट हो गया है। तो वो चीज़ है। तो यही अच्छा वक्त जब स्टार्ट हुआ, टेल मी अबाउट योर मदर्स इमोशंस, बिकॉज इट्स द सेम मदर जो जब टाइम अच्छा नहीं चल रहा था, लाइक यू मेंशन कि जो भी अर्निंग था 90% वुड गो टू योर एजुकेशन, बिकॉज शी इज सीइंग अ ब्राइट एंड पॉजिटिव फ्यूचर अपने बच्चे के लिए, राइट? खुद का प्रेजेंट साइड में हटा के बच्चे के फ्यूचर को प्रायोरिटी देके वो कर रही थी, राइट? विच ओनली आई बिलीव इन दिस वर्ल्ड ओनली मदर्स कैन डू। तो जब एक्चुअली व्हेन शी रियलाइज्ड, स्टार्टेड टू रियलाइज कि ऑल दैट फ्यूचर इज एक्चुअली, भले वो एजुकेशन फील्ड पे ना हो, कुछ और फील्ड पे हो, बट मेरा बच्चा छा रहा है हर जगह, ही इज शाइनिंग, right? When she actually saw that my लड़का is becoming a success case, अपने पैरों पे खड़ा हो गया है, tell me about her emotions, then the conversations that you had with your mother then. She's proud of me, बहुत खुश है मम्मी, और वो प्राउडली कहती है कि ये मेरा बेटा है सबको, और सब उनको पूछते हैं कि कब आएगा घर, हमसे मिला। तो इट्स प्राउड मोमेंट फॉर हर, क्योंकि उन्होंने भी जिंदगी में इतना कुछ, इतने दुख देखे हैं, इतना कुछ झेला है कि आई फील समटाइम्स मैं जो भी कर रहा हूँ उनकी खुशी के लिए भी कर रहा हूँ। बाकी तो ठीक है यार, अपना अच्छा आप टीवी पे आ रहे हो, पैसा फेम तो ठीक है, वो है, बट आई फील कि इट्स फॉर हर ऑल्सो, कि मैं उनको उस लेवल पे आके वो खुशी दे पा रहा हूँ। शी कैन प्राउडली से कि ही इज़ माई सन एंड शी इज़ हैप्पी, शी इज़ प्राउड ऑफ मी, एंड खुश होती है मेरे साथ, यहाँ भी रहती हैं, फिर वापस भी जाती हैं।
शी इज़ अ प्राउड मदर. अपने लाइफ में खुद को अपने पैरों पे स्टैंड अप करने के लिए व्हाट आर द बिगेस्ट सैक्रिफाइसेस दैट यू हैव मेड इन लाइफ, योर सैक्रिफाइसेस? खुद के पैरों पे खड़ा होने के लिए सैक्रिफाइसेस तो खैर होते ही हैं लाइफ में, बट आई थिंक द मेन थिंग इज टू बी कंसिस्टेंट. अगर आप कुछ भी कर रहे हो ना, कोई भी काम कर रहे हो, उसको आप आधा मत करो. जैसे हाँ, एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर फिल्म मेकिंग, एक्टिंग, ये सब चीज़ों, इनका कोई उतना कॉन्सेप्ट है नहीं. लोगों को ये थोड़ी ऐसी चीज़ें लगती हैं कि यार ये हमसे अलग है. तो अगर जैसे मैं वहाँ ये सब चीज़ें करता था, शॉर्ट फिल्म्स बनाना या कुछ भी करना, तो पीपल यूज्ड टू से कि यार तू क्यों कर रहा है ये सब, क्या क्या रखा है इसमें, कोई फ़ायदा नहीं है. दे यूज्ड टू टॉक बिहाइंड माई बैक ऑल्सो. पीपल हैव टोल्ड मी कि यार वो कुछ नहीं, बकवास कर रहा है, अपना अपना टाइम वेस्ट कर रहा है. तो ये सब चीज़ें आपको सुनने को मिलती है. ये सब चीज़ें जबकि आपको लगता है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, दे आर डूइंग वेल इन देयर करियर. जो आपके हम उम्र हैं, जो लोग हैं, अपना अपना कोई कहीं जॉब कर रहा है, कोई दूसरी कंट्री में सेटल हो गया है, आप अभी भी शायद आपने वो अचीव नहीं किया है. और आप ऐसा कुछ कर रहे हो जो लोग सोचते हैं कि यार ये तुझे पता है, ये तो बहुत ही मुश्किल है यार, ये काम ये होता नहीं है ईजी, बहुत मुश्किल होता है और ये करना भी नहीं चाहिए. कुछ लोग इसको गलत भी मानते हैं. अच्छा बोलते हैं अरे यार छोड़ना है, क्या कर रहा है, कुछ सीरियस काम करना. बट दे डोंट अंडरस्टैंड द पैशन बिहाइंड इट. जो आदमी ये करता है उसको कितनी खुशी मिलती है ये कर. और जो कर रहा है वो तो सीरियसली ही कर रहा है ना, भले आपके लिए वो सीरियस ना हो. फॉर देम इट्स नॉट, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दिस. सो दीज आर द सैक्रिफाइसेस यू मेक बिकॉज यू हैव टू लिसन टू दोज पीपल. आपको उनकी बातें सुननी पड़ती हैं, आपको उनके ताने भी झेलने पड़ते हैं कि यार ये नहीं कर पाएगा, क्या कर रहा है. दे इवन टेल दिस टू योर फैमिली. बट देन मेरे केस में ऐसा हुआ कि वो ऐसा बोला गया आपके मम्मी को? हाँ, ऑफ कोर्स इनडायरेक्टली लोग कहते थे. तो बहुत कुछ चीज़ें, ये सब चीज़ें आपको सुननी पड़ती है. दीज आर द सैक्रिफाइसेस यू मेक, बट यू स्टिल हैव टू स्टिक बाय योर ड्रीम. यू हैव टू वर्क ऑन इट. और सब कुछ भूल के, किसी की बात ना सुन के, आई थिंक अगर आप अपने गोल को अचीव करने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगा दो ना, तो आपको डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो जाओगे उसमें. तो मेरा ये मानना है, मेरे साथ तो अभी तक यही हुआ है. क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि अपना काम पूरी शिद्दत से करूँ, पूरी लगन से करूँ, पूरी मेहनत से करूँ, और ना सोचूं कि लोग क्या कह रहे हैं. मैंने आज तक कभी नहीं सोचा. तो आई थिंक वही है जो एक इंसान को सक्सेसफुल बनाती है चीज़ें. बट क्या इसका एक दूसरा काउंटर साइड भी है कि बिकॉज आप खुद के ऊपर फोकस करते, यू डू नॉट रियली पे अटेंशन, कोई कुछ भी बोले, तो क्या एक सेक्शन ऑफ लोग ऐसे भी होते हैं जो अबरार को एरोगेंट समझते बिकॉज ही इज नॉट गिविंग देम द भाव दैट दे डोंट डिजर्व एनीवे? बट क्या ये परसेप्शन भी बिल्डअप होता है आपके अराउंड? मुझे इतने लोगों ने बोला है कि जब मैं किसी से मिलता हूँ पहली बार, तो उनको लगता है कि मैं मिलता नहीं हूँ. अगर मुझे कोई दूर से देखता है और मैं कहीं बैठा हूँ, तो लोग कहते हैं यार ये बहुत एरोगेंट है. ऐसा बहुत लोगों ने कहा है मुझसे. आई डोंट नो व्हाई, बट फिर वो कहते हैं यार हम तो गलत थे तेरे बारे में, हमने बात की फिर ऐसा तो नहीं लगा. बट हाँ, ये जो आप कह रहे हो कि अपने आप पे फोकस करना, उससे लग सकता है लोगों को एरोगेंट है. क्योंकि लोग तो कहते ही हैं, कुछ भी कहते हैं. अभी वही लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, ये सब चीज़ें बोल रहे हैं, और फिर अगर आप अपने काम पे फोकस करो, उनसे कोई लेना देना ही नहीं है, देन ऑब्वियसली वो ऐसी बातें करेंगे कि आप एरोगेंट है. बट आपको इससे कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए. आप बस अपने काम पे फोकस करो. बी हैप्पी इन योर ओन लाइफ. आई एम तो हैप्पी. आई एम मच हैप्पियर अलोन विद माई फ्यू फ्रेंड्स. जो भी, मुझे कोई बड़े इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. मैं तो खुश रहता हूँ. आई थिंक ये चीज़, इस चीज़ ने आज तक मुझे मेंटली सेम रखा है कि मैं अपनी खुशी, अपने गम ज़्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करता हूँ. नहीं करना चाहिए, चीज़ें बिखर जाती हैं फिर. तो कौन से वो मोमेंट्स आपके ज़िंदगी में रहे भाई, वेयर शायद यू फेल्ट दैट
आपके अराउंड आपका जो योर वर्ल्ड मे बी इज क्रैशिंग, बट आपका जो पेन है वो आप चाह के भी किसी और को शायद समझा नहीं सकते हो, बिकॉज यू नो फॉर अ फैक्ट दैट दैट इंडिविजुअल नो मैटर हाउ मच ही और शी ट्राइज वो समझेगा नहीं, एंड आपको खुद को वो बैटल जो है खुद के साथ डील करना पड़ा। ऐसे बैटल्स कभी फाइट किए खुद के साथ? थैंकफुली इतना कोई ऐसा बैटल मुझे ऐसा कुछ फाइट नहीं किया है मैंने जहाँ मैं दूसरों को ना बोल सकूं, खासकर मेरी फैमिली को, क्योंकि मैं सब कुछ शेयर कर ही लेता हूँ उनसे। और लोग कहते हैं कि अपने दुख को अपनी फैमिली के साथ बांटना चाहिए, अपने जो उनको आपके एटलीस्ट सच्चे हैं, क्लैरिटी हाँ, देना चाहिए, उनके साथ बांटना चाहिए, तो वो कम होता है उससे, ये सच बात है। तुम बट एक चीज़ वही एक चीज़ थी जब मैंने आपसे इससे पहले मेंशन किया कि मैंने एक ऑडिशन दिया था, उसमें इतने सारे लोग थे, और जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ उस पल के लिए मैं कहीं ना कहीं टूट गया था, क्योंकि मुझे लगा क्या इतना बुरा हूं मैं कि मुझे एक भीड़ में भी मौका नहीं हाँ, मिला। और वो पॉइंट सिर्फ उस वक्त उस फिल्म या उस प्रोजेक्ट के लिए नहीं था, वो ये था कि मैं करियर में भी एक एज में भी एक पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ जहाँ मैंने सोचा था। कितने साल के थे आप तब? आई थिंक 23-24, तो मैं सोच रहा था कि अब मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं लाइफ में प्राउड, स्टेबिलिटी है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी हो। तो वो एक थी कि यार चीज मैं अगर इसमें भी नहीं कर पाया तो मैं क्या लाइफ में क्या करूं मैं, बिकॉज आई डोंट लाइक एनीथिंग एल्स रादर देन दिस माय पैशन। बाकी अगर मैं कुछ भी करूंगा ना मैं परेशान रहूंगा उसमें, मेरा मन नहीं लग अंदर रहा से है। मैं इरिटेटेड रहूंगा। मैं एक ऑफिस में काम भी करता था, आई नो। एंड आई टेल यू आई यूज्ड टू हेट इट। मैं सुबह जाता था फॉर अ मीगर सैलरी, आप बैठे रहो एक कंप्यूटर के सामने शाम तक। मैं आपको यकीन मानो जब मैं वहां से बाहर निकलता था मेरी आंखों के अंदर वो घूम रहा होता था जो भी उसमें था, क्योंकि इतना आप वो नहीं करना चाहते। तो वो एक साइलेंट बैटल जिसे आप कह सकते हैं कि आपको वो नहीं मिल रहा है जो आप करना चाहते हो, जिसके लिए आप पैशनेट हो। है अपने अंदर एक पैशन है, एक फायर है, लेकिन यार नहीं कर सकता क्योंकि फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब ये मैं घर वालों को नहीं, मम्मी को नहीं बोल सकता या भाई को नहीं, क्योंकि उनको मैं बोलूँगा तो वो बेचारे दुखी हो जाएंगे कि यार ये वो सोचेंगे कि यार हाँ, हम तो चाहते हैं वो अपना चीज करे, हम ही उसको रोक के रख रहे ना चाहते हुए हाँ, भी। एंड आई आल्सो डोंट दैट इज अ बैड फीलिंग ऑफ गिल्ट। आई डोंट वांट देम टू फील कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है, ये चाहता है अपना कुछ करना और हमको बोल रहा है कि ठीक है आप देख लो मैं अपना जा रहा हूँ। वो फीलिंग कभी नहीं मैं आने देना चाहता था। वही जब वो फिर वो ऑडिशन जब हुआ तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग एक्सपीरियंस था। आई कुडंट रिकवर फ्रॉम दैट फॉर मेनी डेज। मैं सोच में पड़ गया था। तो ऐसा कुछ मनोस्थिति था उस टाइम पे कि यार ये ऑडिशन में नहीं हो अभी तो मैं कुछ टाइम तक ऑडिशन दूंगा ही नहीं, सॉर्ट ऑफ? हाँ या एग्जैक्टली वही था कि अब मुझे करना ही नहीं है सब। आई जस्ट लेफ्ट इट फॉर एक दो साल के लिए, तो मैंने फिर सब छोड़ दिया। देन अचानक से एक दिन लैला मजनू का वो हुआ, तो एक वापस एक अंदर से मेरा आया कि ठीक है यार मैं एक ट्राई और करता हूँ, और फिर जर्नी स्टार्ट हुई। भाई आपने आपके story so far you have shared and how it began, the kind of complexities that you have dealt with, मुझे बताया कि you come from a space जहाँ की लोग इस सब चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं यार कि क्या टाइम पास कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। So when the same people around वहाँ पे, when they see you becoming a star, you know, in that direction of good work, popularity, आपके आसपास आप jealousy experience करते हो in a very subtle way where they don't really say, of course, दिखाते हैं बाहर से कि खुश है और अंदर you also feel यार ये अंदर से खुश नहीं है मेरे लिए। Honestly, I have not got that feeling क्योंकि मैं I've cut everybody out of my life. अच्छा है ही नहीं लोग तो फिर कहाँ से हो गए? हाँ मतलब जब पहले भी नहीं मैटर करते थे, अब तो बिल्कुल ही नहीं। अब आई एम इन अ डिफरेंट सिटी, आई एम फोकसिंग ऑन माय वर्क। तो मेरे लिए तो मैंने वो मौका ही नहीं दिया किसी को, वो एनर्जी अपने आसपास नहीं लाई। तो नो, नथिंग लाइक दैट। मैंने एक अपनी अलग जिंदगी बना ली, और ऐसे लोगों को कुछ लोगों को वैलिडेशन चाहिए होता है, मुझे नहीं चाहिए।
लोगों को चाहिए कि लोग उनके आसपास रहें, बोलें। मैंने बोला ठीक है, मैं ऐसा हूँ कि नहीं यार, मैं अपना काम कर रहा हूँ बस यार, मेरी सेटिस्फैक्शन ही वही है, क्योंकि मैं हमेशा क्रिएटिवली सोचता हूँ चीज़ों को। मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन की उतनी ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा प्रोडक्ट बनता है, एक अच्छा काम वो दिखता है, लोग इतने फैंस हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, बस यार कौन क्या सोच रहा है, तो मेरे बारे में पहले कौन क्या कह रहा था, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके करंट शो को लेके कोई एक इंटरेस्टिंग फैन डीएम या कोई मैसेज, कोई कमेंट एक्सेट्रा जो शायद आपने देखा रिगार्डिंग योर परफॉर्मेंस, मे बी द केमिस्ट्री और द वर्क, दैट इक्वेशन दैट यू एंड प्रियांशी हैव, which really touched your heart, which made you feel like यार ऐसे ऐसे कमेंट्स, ऐसे ऐसे चीज़ों के लिए तो सपना देखा था एक दिन की काम करना है, एक्टिवली काम करना है। टेल मी सम ऑफ दोज। ऐसा पर्टिकुलर कमेंट तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हाँ एक सीन हमने शूट किया था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वो सीन वो मेरे इंस्टा पे भी पड़ा हुआ है, उस पे एज अ सेपरेट क्लिप। तो वो सीन ये था कि मेरी और प्रियांशी की उसके गांव में शादी हो गई और मैं किसी और से शादी करने वाला हूँ। एंड अब मैं एंटर होता हूँ एक ढाबे में जहाँ पर वो भी मेरे साथ है, और मैं अब चीज़ों को गैदर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं समझूँ कि क्या हुआ, कैसे हो गया ये सब। और जैसे ही मैं ये सब सोच रहा होता हूँ, मुझे एक फ़ोन कॉल आता है। मेरी फियोन्से जो है, जो स्वाति प्ले कर रही है, उसका कॉल आता है और मुझे पूछती है कहाँ हो, और मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और मैं बस उसको कुछ बोलता हूँ और बैठ जाता हूँ और रोने लगता हूँ, और उसको बस आई लव यू बोलता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और पीछे से वो प्रियांशी जो वृंदा का कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो सुन लेती है इस चीज़ को, और वो टूट जाती है और मैं भी टूट जाता हूँ। मैं टूटा हूँ, और हम दोनों, आप मजबूरी में किसी और को बोल रहे हो और वो उसको गलत समझती है। अब ये सीन अगर आप नॉर्मल किसी और शो में देखोगे ना, इसमें आपको भर भर के मोनोलॉग्स और मेलोड्रामा मिलेगा। उस सीन में कुछ ऐसा है ही नहीं। वो बस मुझे देखती है और उसके एक्सप्रेशन, और मैं रो रहा हूँ और वो मुझे कंसोल करना चाहती है, लेकिन उसको पता है कि इसकी लाइफ में कोई और है। वो बस वहाँ से निकल जाती है। और वो एक ऐसा सीन था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा परफॉर्म करने में, और जैसा वो निकल के भी आया, बहुत पसंद आया मुझे, क्योंकि इसमें बस बहुत अनसेड इमोशंस हैं। मेरा हमेशा मानना है कि अगर डायलॉग मिनिमम रखे ना आप, तो उसमें कमाल हो जाता है, क्योंकि आप एक्सप्रेशन से अपनी पूरी कहानी बता रहे हो। ये आई थिंक किसी बहुत बड़े फिल्म मेकर ने भी कहा है कि फिल्म में या विजुअल मीडियम में डायलॉग्स की से ज़्यादा आप विजुअली फोकस करोगे ना, तो आपकी कहानी सुपर सब सही हो जाएगा, अलग लेवल पे हो जाएगा। तो वो सीन बहुत अच्छा आया है और मुझे बहुत अच्छा लगा परफॉर्म करने का। और उसमें जो कमेंट्स थे नीचे, कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं लोगों ने कि दे क्राइड वाचिंग दैट सीन, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। कितने लोगों ने रिलेट भी किया होगा अपने असली जिंदगी में सिचुएशन के साथ। या कुड बी। तो वो जब मैं वैसा कुछ पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जिससे आपको लगता है कि आप कुछ और काम करें, अच्छा काम करें, और ऐसा कुछ करें कि लोगों को पसंद आए और आप भी फील करो। बट टेल मी समथिंग अबाउट प्रियांशी। आई थिंक हाउ इज, मतलब आई थिंक आप दोनों ही बहुत ज्यादा सोशलाइज ज्यादा पसंद नहीं करते हो, विच आई थिंक इज अ ग्रेट कॉमन पॉइंट फॉर टू पीपल हु आर वर्किंग टुगेदर एज को एक्टर्स। तो मुझे उनके बारे में बताइए कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल नाउ, जब आपने ऑलरेडी काफी सारा काम कर लिया है, हाउ हैज द फ्रेंडशिप इवॉल्व्ड? बिकॉज लोगों को एक दूसरे का, आप दोनों का काम तो पसंद आ रहा है, बट व्हाट आर सम ऑफ द लाइक बिहाइंड द सीन्स? टांग खिंचाई कौन ज्यादा करता है? क्या क्या माहौल क्या रहता है बिफोर अ शॉट, और व्हेन यू गाइज आर नॉट शूटिंग, व्हाट डज इट एग्जैक्टली हैपन? जो पहले मैं उससे मिला था, मुझे लगा बहुत ही इंट्रोवर्टेड है वो है भी, बट उसका ऐसा है कि अगर वो किसी के साथ उसकी बन जाए तो फिर वो बहुत ही एक्सट्रोवर्टेड है। मेरा भी ऐसा ही सीन है एक्चुअली, बहुत लोगों का ऐसा ही होता है। तो मैं जब उससे मिला था, मुझे लगा था बिल्कुल भी बातचीत नहीं करती, बस अपना बैठी रहती है, अपने जोन में रहती है। वो बहुत ही सिंसियर एक्ट्रेस है, मतलब आप उसको कोई सीन दे दो, वो पूरे टाइम उसी जोन में रहेगी, उसी फोकस में रहेगी। अगर उसको रोना है किसी सीन में, तो वो सच में रो देगी हर बार, कोई वो ग्लिसरीन वगैरह लेने की भी जरूरत नहीं। बहुत ही सिंसियर एक्ट्रेस है।
लेकिन जब उसको मस्ती करनी होती है तो वो भी बहुत करती है। अभी तो खैर हमारी फ्रेंडशिप बॉन्ड अच्छा बन गया है, मेरा भी, प्रियांशी और इवन सिमरन का, हम तीनों साथ में शूट करते रहते हैं। तो सेट पे बस ऐसे मस्ती वस्ती तो चलती रहती है। वो प्रियांशी छोटी है मुझसे, तो ठीक है, उसकी थोड़ी वैसी मस्ती होती है खिंचाई हो जाता है। मैं शायद थोड़ा हाँ। मैं छोड़ चुका हूँ उसको, बट बहुत ही वो प्यारी है, बहुत अच्छी लड़की है। और हाँ, कुछ कुछ चीज़ें उसकी हैं जो बहुत फनी है, जैसे ओ बहन दी लस्सी यार ऐसे बोल देती है। हाँ। तो हाँ, she's cute and but very sincere, very sincere. But as a co-actor, what do you think has worked so wonderfully? Because एक combination होता है, right? आपका एक personality है, एक aura है. It's also important that जिसके साथ आप काम कर रहे हो, जिसके साथ आपके scenes वगैरह है, उनका भी वो चीज अच्छा हो, so that together जो combination दिख के आता है on screen, that works out well. What do you think has been that X factor for the combination that you both have created? I feel the biggest X factor is that they have not come with any baggage. उनका कोई baggage नहीं है कि उन्होंने कोई शो किया है। सिमरन तो उसने शायद नहीं किया बिल्कुल भी। प्रियांशी ने भी अगर कोई शो किया है, they don't carry that with them. They are moldable into different characters. टीवी में ऐसा होता है कि बहुत सारे एक्टर्स आप उनको मोल्ड नहीं कर सकते। वो एक सेट पैटर्न में उनका वही है। अगर उनको आप चेंज करने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल है। वो रिजिड है, वो नहीं कर पाएंगे। वो शायद वो उनका अपना भी थॉट प्रोसेस होता है और वो उन्होंने काम भी इतना किया है, उनको लगता है नहीं यही सही है। बट जहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट आता है उसमें बहुत सारे लोगों के नए इनपुट्स होते हैं। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझोगे तो वो बात बनेगी नहीं। पर इस प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं है। इसमें जितने भी, जैसे प्रियांशी हो गई, मैं भी, और अपनी सिमरन, वो उनका वो प्री कंसीव वैसा कुछ है नहीं। वो बिल्कुल ही दे आर टोटली इनटू द स्क्रिप्ट, इनटू द सीन। और क्योंकि रॉ भी हैं तो एक नेचुरल निकल के आता है परफॉर्मेंसेस और सीन्स में। तो ये एक फैक्टर मुझे लगता है जिससे वो केमिस्ट्री दिखती है, थोड़ी रियल दिखती है। एक पब्लिक फिगर के लाइफ में गेटिंग लॉट ऑफ लव फ्रॉम पब्लिक इज ऑफ कोर्स अ पार्ट जिसके लिए आप तैयार होते हो। कभी कभी थोड़ा नेगेटिविटी एंड फ्लैग भी मिलता है। आज तक आपको मिला है वो चीज कभी भी? हाँ, नेगेटिविटी तो इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ। बट व्हाट काइंड ऑफ आप ऐसे तो कुछ आपका है भी नहीं कि किसी चीज को लेकर स्पेसिफिकली कोई हेट दे आपको, तो व्हाट इज इट जिसके लिए शायद मिलता भी होगा? तो मेरा एक प्रॉब्लम है कि मैं नेगेटिव चीजें भूल जाता हूँ ये अच्छी चीज है। हाँ। बट अगर मैं अब सोचूं तो मुझे लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप जैसे कोई शो कर रहे हो और जो शो स्लॉट पे उससे पहले आया हुआ है, आप उस स्लॉट पे आपका शो आ रहा है, तो उस शो के फैंस थोड़ा सा ट्रोलिंग करते हैं कि ये आप क्यों आ रहे हो, बहुत कुछ। यही छोटी मोटी चीजें हैं, बट ऐसा मेजरली कुछ हुआ नहीं मेरे साथ। बट हाँ, और आई थिंक आप किसी शो में एंटर कर रहे हो तो उसके ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड कपल है, उसमें भी थोड़ी सी वो थोड़ा हेट तो मिलता ही है, एंड दैट इज अंडरस्टूड। अगर आप कोई चेहरा देख रहे हो बहुत टाइम से, उसमें आप एंटर कर रहे हो शो में एज न्यू लीड्स, तो आई थिंक वो एक्सेप्टेबल है। दैट इज टोटली ओके, पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस लाइफ। टेल मी अबाउट द प्रेशर ऑफ बीइंग अ लीड इन अ टीवी डेली सोप, जहाँ पे कभी कभी बिकॉज ऑफ डिमांड इतना ज्यादा है, कभी कभी कंटेंट बैंक नहीं रहता, विच इज वाई आप शायद डेली, लाइक आई नो फॉर अ रीजन ब्रदर, आप कितने टाइम से रेगुलरली डेली विदाउट एन ऑफ आप शूट कर रहे थे, विच इज अ बिग रीजन वाई द पॉडकास्ट ऑल्सो हैपेंड लेट। बट मुझे इसमें कोई गिला शिकवा नहीं है बिकॉज भाई काम पे बिजी थे। तो बट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट, यू नो, व्हेन योर सोशल लाइफ whatever little bit is there completely takes a back seat. It is very important कि आपके आसपास अंडरस्टैंडिंग लोग हो, राइट? बट बियॉन्ड ऑल दैट खुद के लिए भी तो टाइम निकालना होता है, राइट? जब खुद के लिए ही टाइम नहीं मतलब निकालना मुश्किल हो जाता है फॉर एन एक्टर जो डेली लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कोशिश कर रहा है ऑन स्क्रीन, हाउ डिफिकल्ट इज इट टू परफॉर्म ब्रदर? इट्स स्ट्रेसफुल एक्चुअली, क्योंकि आप हर रोज 12 घंटे
शूट कर रहे हो और बीच में ऐसा भी नहीं कि आपको कोई वीकेंड मिल रहा है या ऑफ संडे, कुछ नहीं है, क्योंकि नाउ अभी जितने भी शोज हैं दे आर मंडे टू संडे, एवरीडे टेलीकास्ट चलता रहता है, तो उसमें वो गैप भी नहीं है, तो इट इज स्ट्रेसफुल। इनिशियली इट यूज्ड टू बॉदर मी अ लॉट। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जब मैंने स्टार्ट किया था आई थॉट मैं कर नहीं पाऊंगा, आई वुड नॉट बी एबल टू डू दिस, सस्टेन नहीं कर पाओगे लॉन्ग टाइम तक, बिकॉज हाउ कैन यू वर्क लाइक दिस। बट द थिंग इज कि इस मीडियम का यही डिमांड है, दैट्स द फैक्ट कि ये चीज़ है। अगर आपको टीवी शो करना है, वो भी डेली शो करना है, उसमें आपको अपनी पर्सनल लाइफ तो ऑलमोस्ट भूल जानी पड़ेगी। तो बट देयर इज अ ह्यूज सिस्टम जहाँ पर ये सब जो जितने भी टीवी शोज चल रहे हैं ना, एक सिस्टम है वहाँ का। आप सुबह आते हो, आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, आप पूरे 12 घंटे शूट करते हो और एक टाइम पे पैकअप होता है। उस सिस्टम को अगर सही से फॉलो किया जाए तो फिर भी आप शायद दिन में 3 से 4 घंटे निकाल सकते हो अपने लिए। अगर नहीं किया जाए, मतलब 12 घंटे के ऊपर शूट जा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम है, फिर तो कुछ भी नहीं बचता आपके पास करने के लिए। तो आप सेट पे पैकअप होता है, आप जाके सो जाते हो, सुबह वापस आ जाते हो, कोई एक्टिविटी नहीं, कोई आप फिटनेस पे भी ध्यान नहीं दे सकते। लोग देते भी हैं बट बहुत लोग तो नहीं दे पाते हैं, जैसे मैं थोड़ा लेजी हूँ मैं इतने शेड्यूल में फिर जिम और ये सब नहीं कर पाऊंगा, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। बट द थिंग इज कि और इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप अगर लीड हीरो हो, लीड हीरोइन हो शो के, तो आप क्या करोगे? आपको हर दिन शो पे जाना ही, आपको दिखना है, ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर रही है, आपके सीन्स पसंद कर रही है, आप नहीं दिखोगे तो कैसे चलेगा? तो आई थिंक टीवी इज फॉर पैशनेट पीपल जो बस सब कुछ भूल के अपना काम करना चाहते हैं। बट हैविंग सेड दैट, आई ऑल्सो फील कि एक एक कुछ तो इन चीज़ों को उतना नॉर्मलाइज भी नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। मतलब अगर 12 घंटे का है तो 12 घंटे तक ही शूट करना चाहिए। जैसे अभी रिसेंटली एक ये चल रहा है कि लाइट मैन जो होते हैं वो 18 घंटे काम करते हैं, एक्टर्स तो फिर भी 12 घंटे करते हैं। लाइट मैन जो है वो सेट पे 2 घंटे पहले आते हैं, 3 घंटे पहले आते हैं, फिर जब पूरा काम हो जाता है उसके बाद 3 घंटे तक वो अनलोडिंग करके फिर घर जाके वो कैसे करते होंगे? तो नींद ही नहीं मिलता होगा। नहीं मिलता। और कभी कभी तो 12 घंटे कई ज़्यादा एक्सटेंड हो जाता है कई बार। उसके बाद आप सोचो, वो बंदा घर जा रहा है, वो डायरेक्ट फिर क्या बस नहा के वापस वहीं आ रहा है। कुछ लोग तो घर ही नहीं जाते। तो आई थिंक ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये हैट्स ऑफ टू देम जो कर रहे हैं, बट आई थिंक इंडस्ट्री को सोचना चाहिए इस बारे में कि वो इंसान है। और कई बार आपने शायद न्यूज़ में भी सुना होगा, कई सेट्स पे एक्सीडेंट होते हैं, लाइटमैन अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है, कोई कहीं से गिर जाता है, सेट के तराफे जो होते हैं, लाइट का जो सिस्टम लगा होता है। आई थिंक वो वही है कि एग्जॉशन हो गई है, कंप्लीटली थक गए हैं। तो ये तो सोचना चाहिए इतना लोगों के बारे में। मेरे हिसाब से तो एक सेपरेट क्रू को हायर करना चाहिए जो लोडिंग अनलोडिंग ये सब करेगा। लाइट का काम होना चाहिए तो ओनली लाइट, कैमरा का काम तो ओनली कैमरा। I think it's an interesting suggestion. Yes. If we put it out अच्छे से, this particular message, I don't know if it reaches to the people who actually matter. It's an important suggestion, अच्छा खासा हो सकता है। मुझे भाई तू ही रे दिल में के एक पर्टिकुलर कोई सीन के बारे में बताइए, योर सीन विच यू गॉट शायद रियली एक्साइटेड कि यार ये तो मतलब मुझे लग रहा है कि आसानी से मैं कर लूंगा, लेकिन जब एक्चुअली कैमरा के सामने गए तब बहुत मुश्किलाहट आई, समझ नहीं आ रहा कैसे हो पाएगा। बिकॉज देयर विल बी सीन्स विच यू विल स्ले लाइक ऐसे, बट देयर विल ऑल्सो बी सीन्स which will make you discover two things कि यार या तो I'm not that good enough an actor yet, और यार मैं तो फारू एक्टर हूँ, इतना फारू कि मुझे पता ही नहीं था। तो what has been in your case? भाई honestly I can't judge myself as an actor because थोड़ा सा अजीब लगता है मुझे अपने बारे में कि मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बट एक सेल्फ एनालिसिस होता है ना इंडिविजुअल का। आप जो सीन के बारे में कह रहे हो, अगर मैं रिसेंटली सोचूं, ऐसे तो मेरी लाइफ में बहुत सीन्स आए हैं जो इनफैक्ट हर एक सीन के पहले एक नर्वसनेस तो रहती है इंसान के अंदर, इसको कैसे परफॉर्म करूँगा, क्या करूँगा, ये लाइन क्या करूँ, ऐसा क्या बोलूँ, कहाँ पे वो एक एक्सप्रेशन दूँ, क्या मैं
इस वक्त पे खड़ा होके वहां चला जाऊं, बहुत चीजें एक्टर के माइंड में, और स्पेशली इन टीवी जहाँ पे टाइम नहीं है, कुछ भी प्रिपेयर नहीं है आप, फट सब। हाँ, और आप जो कर रहे हो क्या वो डायरेक्टर को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये भी सब सोचना पड़ता है। तो बहुत ज्यादा एवरीवन इज ऑन टोज, सब वैसे रहते हैं। तो अभी रिसेंटली अगर आप बात करो शो के अपने तू ही रे दिल में के जो सीन में, तो एक ड्रंक सीन किया था मैंने अभी। हाँ, एक मतलब मैं ड्रिंक कर रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ, एंड आई डिडंट नो हाउ टू अप्रोच इट, बिकॉज सिचुएशन ही वैसी थी कि वो उतना ड्रंक नहीं है कि वो पूरा स्लॉश्ड हो गया है, कि पूरा ऐसा होश खो बैठा है, बट वो नॉर्मल भी नहीं है। तो मैंने कुछ सोचा था अपने माइंड में, एंड आई थॉट कि शायद ये करके शायद डायरेक्टर को पसंद आएगा। तो मैं सेट पे गया, पहले तो जो स्क्रिप्ट लिखी थी वो पूरी हटा दी, जो भी लिखा था सब कुछ इम्प्रोवाइज कर दिया उस सीन में। he said कि you say what you want to say, फुल फ्रीडम मिल गया, फुल फ्रीडम, थिंक ऑफ द सिचुएशन, थिंक ऑफ द कैरेक्टर इसमें सिचुएशन में है और उसके साथ हुआ क्या है, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड उस सीन में ऐसा था कि मैं बैठा हूँ, मैं ड्रिंक कर रहा हूँ, और हमारा जो हाउस हेल्प है वो आता है, तो मुझे बोलते हैं भैया आप खाना खा लीजिए, तो मैं उसको तो नहीं मुझे नहीं खाना है, तू चला जा से। एंड वो एक क्रेसेंडो वहां तक जाता है कि वो उसके सामने मैं फूट पड़ता हूँ, रोता हूँ। जो मुझे सही लगा मैंने उसमें किया, बट एक डायरेक्टर का जब कट हुआ, वो सीन रुका नहीं, आई थिंक 10 मिनट तक। तो कट होने के बाद उन्होंने बोला दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सीन्स ही हैज सीन डिलीवर्ड। तो इट वाज मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात थी मेरे लिए कि उन्होंने ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे। बट उस सीन से पहले मैं बहुत नर्वस था कि कैसे करूँगा, एंड आई थिंक वो नर्वसनेस ज़रूरी भी होती है, इट कीप्स यू ऑन योर टोज। यस, बिकॉज आपका एटीट्यूड फिर कैजुअल नहीं रहता। हाँ, आई एग्री। आप हर पॉइंट पे सोचते हो कि क्या करना है, कैसे करना है, बिकॉज आप अकाउंटेबल फॉर थिंग्स, राइट? या एंड योर बॉडी आल्सो सॉर्ट ऑफ गेट्स इनटू दैट रिदम एंड जोन कि यू हैव टू डिलीवर। तो वो बहुत ही अच्छा सीन था। बट कभी इसका उल्टा हुआ है, वेयर कोई भी शो में आपने अपना 100% दिया इन सीन, बट शायद डायरेक्टर हो या एडी हो, किसी ने बहुत बदतमीजी से आपसे बात किया कि यार व्हाट इज दिस इवन अ शॉट एक्सेट्रा, जो कि शायद आपको बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट लगा इन एनी सेट? कभी भी ऐसा हुआ है? मेरे साथ जो स्माइल सेज हुआ तो है। नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ क्या ऐसा कुछ एक ऐसा स्पेसिफिकली कुछ हुआ नहीं है, बट एक सीन मुझे कुछ याद आ रहा है जिसमें बहुत पहले की बात है, ये लॉन्ग बैक। एक सीन था जिसमें मैं कुछ चिट्ठी लिख रहा हूँ और पत्थर में लपेट के अपनी जो मैं जिससे प्यार करता हूँ उसके घर पे फेंक रहा हूँ। तो जो डायरेक्टर थे वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसे ऐसे करना है सीन, कुछ खास था नहीं उसमें, और मैं कुछ डायलॉग बोल रहा हूँ शायद, तो मैं वो कर रहा था, वो ऐसा बोल रहे थे कट कट, नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है, अरे ऐसे कैसे कर रहा है, ऐसे कैसे कर रहा है, ऐसे कौन फेंकता है। तो 2 3 4 5 बार हुआ, तो फिर मुझे लगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, चिट्ठी एक पत्थर में लपेट के फेंकना है। सब लोग यही सोच रहे थे कि कभी कभी होता है ऐसा, आई थिंक उनका कुछ अपना रहा होगा, बट एट दैट पॉइंट आई फेल्ट कि व्हाई इतना ज़्यादा वो उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं। मैंने उनसे जाके पूछा फिर प्रॉब्लम क्या है, एंड वो मुझे देखने लगे, अच्छा तो मुझसे प्रॉब्लम पूछ रहा है। बट वो ईगो में लेते ये सब चीजें? आई थिंक ईगो ही होता है, बट क्यों था वो, बट कुड ही एक्सप्लेन टू यू कि वो, एंड ही कुडंट, एंड से ठीक है कर ले जो करना है, बट आई स्टिल टू दिस डेट कुडंट अंडरस्टैंड कि वो ऐसा क्यों कर रहे थे। बट इज इट ह्यूमिलिएटिंग? बिकॉज माइक्स पे बोला जाता है एक्टर्स इंस्ट्रक्शन, जितना मैं 2-3 बार, जब मैं 2-3 बार किया, मैं उससे ज्यादा भी काफी बार दोस्तों से मिलने या मैंने सेट्स पे जब गया हूँ, आई हैव सीन शूट्स हैपन, राइट? माइक पे बोला जाता है, व्हिच आई फील कि अगर कुछ ये है, आई नो माइक पे इज द मोड ऑफ कम्युनिकेशन, डायरेक्टर ऐसे यू नो उसके पीछे बैठे रहते हैं, बट समटाइम्स सर्टेन वर्ड्स और द टोन
with which certain feedback is given, I feel वो tone थोड़ा सा गलत है, गलत है. करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। और ये मैंने कई बार फील किया है कई सेट्स पे कि अगर आपको किसी एक्टर को करेक्ट करना है, मेरे साथ तो खैर कभी ये नहीं हुआ, बट मेरे सामने जो एक्टर्स थे जो सीन में, उनको कभी कभी काफ़ी ह्यूमिलिएटिंग तरीके से डायरेक्टर उनको बोलते हैं कि अरे क्या कर रहा है, तुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कैसे कर रहा है, इधर आ, कुछ समझ में, क्या क्या बकवास। ऐसी बहुत चीज़ें मैंने देखी हुई है। तो आई फील यू शुड नॉट डू दैट टू एन एक्टर, नेवर। क्योंकि एक्टर का जो स्पेस होता है ना, उसका जो इमोशन होता है, वो बहुत ही थिन लाइन पे वो चल रहा होता है। अगर आप उसको ज़रा भी हिलाओगे, वो पूरा उसका पूरा सब सिस्टम खराब हो जाएगा, वो ही कैन नॉट परफॉर्म दैट। कई लोगों को लगता है कि शायद इससे परफॉर्मेंस निकाली जा सकती है, बट ऐसा नहीं है। कॉन्फिडेंस उल्टा ब्रेक होता है। ब्रेक होता है, और खासकर बेचारे जो नया आया है इंडस्ट्री में, वो तो उसको बहुत खराब लगता है कि मेरे साथ सबके सामने ऐसा हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बट मैंने देखे जो अच्छे डायरेक्टर्स हैं वो ऐसे कभी नहीं करते। कई डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो बस माइक पे बोलते हैं कि अच्छा था, एक फोकस में कुछ प्रॉब्लम हो गया, अरे सुनो एक मिनट आओ, फिर वो धीरे से कान पे बोलेंगे ऐसा कर दो। तरीका है। ये भी डायरेक्टर्स देखे मैंने जो इतने प्यार से इतने अच्छे से समझाते हैं कि फिर एक्टर का भी मन होता है कि यार वो जो बोलेंगे ना मैं करूँगा, मैं 1000 बार ट्राई करूँगा लेकिन करूँगा। वो एक अननेसेसरली प्रेशर डालना किसी एक्टर पे, उसको ह्यूमिलिएट करना ताकि जल्दी वो काम कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छी इंसान की निशानी नहीं है। आई थिंक इट्स लाइक प्रोजेक्टिंग योर इनसिक्योरिटीज ऑन समबडी एल्स, बिकॉज आप शायद आपको नहीं पता है कि क्या करवाना है उससे। भाई आई थिंक it's been a great conversation so far. हम तो ऐसे आगे और conversations करेंगे, but one last question with which I want to sum up this conversation is कि जब से आपने सपने देखना चालू किया कि यार एक्टर बनना है, maybe eventually you will direct something as well, you never know, God is kind, वो दिन से लेके अब तक जब आप एक शो के लीड हो, लोग आपको पहचानते हैं, they giving you love on social media, wherever you go, जब पहचानते हैं लोग, they give you all the love. It's a full 360 degree circle is what I can call it, right? ये full 360 degree circle का जो professional part है, इसका अगर मैं आपको top 3 best emotional flashbacks अगर मैं पूछूं so far, वो क्या होंगे? Emotional flashbacks अगर आप पूछें, आपने 360 सर्कल की जो आपने बात की, लाइफ व्हेन लाइफ कम्स अराउंड फुल सर्कल, मुझे एक मोमेंट याद आ रहा है जो मैं इससे पहले भी शायद बोलना चाहता था आपको, कि जब मैंने वो ऑडिशन दिया था जिसमें मैं क्राउड में चूज नहीं हुआ था, सिलेक्ट नहीं हुआ था, उसमें मैं सलमान खान के उनको देखना चाहता था कि वो कैसे दिखते हैं। तो कुछ साल बाद मैं बिग बॉस के फिनाले पे आया और उनसे मिला एज अ लीडिंग हीरो ऑफ माई शो, टू प्रेजेंट माई शो। करेक्ट। और वो मोमेंट मेरे लिए बहुत ही वैसा था, इट वाज अ लाइफ कमिंग अराउंड फुल सर्कल, कि मैंने सोचा यार देखो लाइफ इंसान को कैसी चीज़ दिखाती है। एक पॉइंट पे मैं कितना टूटा हुआ था और मैं बस एक फिल्म का पार्ट बनना चाहता था, वो नहीं हो पाया। एंड देन नाउ आई एम स्टैंडिंग राइट विद दिस मैन, ही स्टैंडिंग देयर, और उनके साथ बात कर रहा हूँ, हमने एक सेगमेंट किया साथ में। तो वो मोमेंट हमेशा मुझे याद रहेगा। एंड दैट इज हाउ गॉड मेक्स यू फील। पिक्चर अभी बाकी है, अच्छा होगा और अच्छा ही होता है, अंत में सबके साथ अच्छा ही होता है, एंड होपफुली आगे भी होगा। Absolutely. Any other flashbacks that you can recollect, or I can sum it up in one also अगर है नहीं उतने, but but I think this is ये एक ही 100 है। मोमेंट, हाँ, this is that moment। तो ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट ये मुझे कुछ खास याद है क्योंकि स्पेशल है मेरे लिए। I'm sure because it's almost like from a corner of rejection completely to getting accepted and embraced. Accepted भी नहीं, embraced with respect and love. It's a journey in itself. भाई thank you so much for sharing your story. I think आपके professional aspects के बहुत कुछ चीज़ें शायद लोगों को पहले पता था, but the personal journey through which you have gone through, I think audience को वो आज चीज़ एक पता चलेगा once this comes out. And I'm sure it will. And देखो बात करने के लिए तो 2 घंटे 3 घंटे भी कम पड़ सकते हैं. Maybe we can save
some conversations for the later part as well whenever we do something next. But as of now, I think this is where we would want to limit and end this. Thank you so much. आपके busy schedule में आपने time निकाला and you have done this with me, time निकाल के. मेरे शो का एक फॉर्मेट है भाई कि मैं मेरे जितने भी गेस्ट आते हैं ना उनको एक प्यारा सा तोहफा देता हूँ. So can I have that gift hamper please? So thank you. You can give it from here. So ये हमारे फैशन लेबल AM लिबास की तरफ से गिफ्ट हैम्पर है. This is I think something that maybe this is actually something for females, so maybe your family member or anybody they would really like it. So इसमें एक प्यारा सा कुर्ती डिजाइन है from our fashion label. So yeah. So beautiful. Yeah, so I'm sure. ये थोड़ा सा कश्मीर की याद दिला रहा है. याद दिला रहा है. अरे वाह, I'm glad. इसका एक हमारे साथ एक स्लोगन है. If you don't mind, will you say it with me? Of course, why not? अरे amazing. So you can say it looking at that camera. हाँ. हो कोई भी उम्र. हो कोई भी उम्र. हो कोई भी साइज. हो कोई भी साइज. AM लिबास में मिलेगी. AM लिबास में मिलेगी. हर किसी की चॉइस. हर किसी की चॉइस. थोड़ा शेरो शायरी हमें भी आता है, which is why we have made it. But thank you so much, brother, for all the love and support. And I wish you all the best for everything that you do. And आप लोग जितने भी फैंस अबरार भाई को ढेर सारा प्यार देते हो, उसको only 2x करो, 3x करो. He'll also get the motivation to work even harder and give all of you more quality content moving forward. उनके शो को प्यार दो, whatever he does moving forward उनको प्यार दो, and make him believe that the decision that he has taken regarding his life after all the difficulties that he has dealt with is the most perfect one. Thank you so much, bhai. Bro code. Thank you.